नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पांडे और आप देख रहे हैं आईकाश एजुकेशन। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र यशवंत शर्मा जी और हमारे मेहमान यूसुफ शाह जी, जो एक जाने माने राइटर, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन हैं। यूसुफ जी ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 26 जनवरी 2022 को पूरे 30 सालों बाद कश्मीर के लाल चौक पर अपने सपोर्टर के साथ फ्लैग होस्टिंग की थी। आज हम इनके साथ इनके बीते हुए इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में और कश्मीर के मौजूदा हालात के विषय में कुछ इनसे सवाल जवाब करेंगे। सो वेलकम साजिद सर। जी नमस्कार। सो यशवंत, यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस। तो हम लोग Okay, मिलके sir. कुछ क्वेश्चंस। Okay, sir. So our first question is, सर 1990 के पहले कश्मीर के क्या हालात थे? मतलब सर टेररिज्म और सेपरेटिज्म जब स्टार्ट नहीं हुए तो उसके पहले सर कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल था या पहले से ही कुछ था सर अलगाववाद का? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर के बारे में, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जो गन कल्चर जो पहली बार आया वो आया 1989 में स्टार्ट हुई, जो कि जेकेएलएफ के टेररिस्ट जो थे उनने ये सब इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में। अब उसका थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। वो एक्चुअली हुआ क्या था इस चीज़ 1989 में जेकेएलएफ की जो टेररिस्ट थे उनके साथ जो है आईएसआई ने प्लान बनाया कि हम जेकेएलएफ को हम हथियार दे देंगे, उनको ट्रेनिंग दे देंगे और ट्रेनिंग के बाद वो लोग क्या कर देंगे काम, एक चीज़ वो लोग कश्मीर में आज़ादी के लिए वो जंग लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या उसके साथ में 1989 में क्या हुआ, जेकेएलएफ के जितने भी टेररिस्ट थे ये लोग पाकिस्तान चले गए ट्रेनिंग के लिए एंड पाकिस्तान वापस आने के बाद इन लोगों ने क्या कर लिया काम, चीज़ कश्मीर में इन लोगों ने आज़ादी के लिए यहाँ पे मुहिम स्टार्ट कर ली। एंड उसका रेप्लिकेशन ये हुआ कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिश जो थी आईएसआई जो थी या उनकी जो पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो कहीं ना कहीं हद तक जो है फिर इससे जेकेएलएफ से वो नाराज हो गए। नाराज इस बात से हुई क्योंकि एक चीज़ है, उन लोगों ने जिस हिसाब से जेकेएलएफ को खड़ा किया था वो कहा था कि ये लोग क्या कर लेंगे काम, एक चीज़ हिंदुस्तान से आज़ादी लेके फिर उसके बाद कश्मीरियों को पाकिस्तान का गुलाम बना लेंगे। लेकिन जो जेकेएलएफ की जो सोच थी वो चाहते थे ना कि हिंदुस्तान के साथ रहे ना पाकिस्तान के साथ रहे। तो ये चीज़ पाकिस्तान जो एस्टेब्लिश है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रास नहीं आई। तो उन लोगों ने इनके पैरेलल में जो खड़ा कर लिया वो कर लिया हिजबुल मुजाहिदीन को। तो हिजबुल मुजाहिदीन की जो ये जो उनकी मैं कह सकता हूँ निर्माण जो उनका हुआ वो इस बात पे हुआ कि आप लोगों को कश्मीर के बारे में जंग तो लड़नी है, लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि आप जी न कि हिंदुस्तान से तो आपको आज़ादी मांगे है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहिए। इस इलाक़ पे हिजबुल मुजाहिदीन की बुनियाद हुई। लेकिन हुआ कि एक चीज़, जेकेएलएफ के जितने भी टेररिस्ट थे वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे, इस चीज़ से खुश नहीं थे। अब उस चीज़ में क्या हुआ, इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई। तो जब यासीन मलिक जब यहाँ पे संभाल रहा था जम्मू कश्मीर का, जिसको उस टाइम कमांडर बनाया गया था, चीफ बनाया गया था, तो पाकिस्तान में एक दूसरे एक इनके चीफ थे अमानतुल्लाह खान, वो आज भी जीवित है, पाकिस्तान में है वो। तो वो सब कुछ वहाँ से कंट्रोल करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको लगा कि यासीन मलिक जो है, जिस पे हमें इतनी नज़र थी या जिस पे हम इतना यकीन करते हैं, हमें लगता है कहीं न कहीं ये हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है। ये अमानतुल्लाह खान के वर्ड्स हैं। तो उनको लगा कहीं न कहीं हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये चीज़ कर लिया। उसके पैरेलल में यासीन मलिक के पैरेलल में इशफाक खान जो था उसको खड़ा कर लिया, इशफाक डार को खड़ा कर लिया, इशफाक मजीदार को। तो फिर उसके बाद जब इशफाक मजीदार जब बीच पे है तो यासीन मलिक और इशफाक मजीदार के बीच में आपस में झगड़ा होना स्टार्ट कर लिया। क्योंकि यासीन मलिक जो है, जब उनने 1990s में कश्मीरी पंडित्स का जब यहाँ पे उनकी किलिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि जेकेएलएफ वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। उस टाइम हिजबुल मुजाहिदीन तो नहीं थी, लेकिन इट वाज दिस जेकेएलएफ के टेररिस्ट जो थे उनने कश्मीरी पंडित्स को यहाँ पे निशाना बनाना स्टार्ट कर लिया। एंड अगर हम बात कर ले 1989 से पहले, अगर हम कश्मीर के बारे में, कश्मीर पुरसुकून था, हमारे पास थिएटर्स भी थे और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लोग खुश थे यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गन कल्चर जो इंट्रोड्यूस किया जेकेएलएफ ने, एंड उसके साथ साथ में उनका जो मैं ये कह सकता हूँ उनका जो नैरेटिव जो था वो हिजबुल मुजाहिदीन ने आगे चलाया। और हिजबुल मुजाहिदीन और जेकेएलएफ के टसल की वजह से क्या हुआ, एक चीज़, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अल-बद्र को यहाँ पे जगह दे दी। अल-बद्र के साथ-साथ में दूसरी भी जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका यहाँ पे निर्माण होना स्टार्ट हो गया। तो
कहने का ये चीज़ है कि जेके लव जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उनकी नीति जो थी पहले से ही खराब थी कश्मीर को लेके। वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर जो है एक अलग रियासत बने या हिंदुस्तान के साथ रहे, वो चाहते थे मर्ज होना। लेकिन जो सेपरेटिस्ट जो थे, जेके लव के लोग जो थे, उनकी जो ज़हनियत थी वो ये चाहते थे कि अलग बने। तो उस टसल की वजह से क्या है, इनका जो है इनका प्लान ऑफ एक्शन जो था एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी, वो सब कुछ फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद इन लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से कैसे भगाया दिया जाए, क्योंकि इनको ये चीज़ स्टार्ट हुआ टिपलाल टकलू से हुआ, जो कि हमारे यहाँ पे जज रह चुके थे। तो सबसे पहले किलिंग उनकी हुई, वो भी लाल चौक में। उनसे जब उनकी किलिंग की गई, ये बताया गया कि ही वाज समहाउ एफिलिएटेड विद आरएसएस। तो सबसे पहले किलिंग उनकी स्टार्ट हुई। फिर हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित, हमारी बहनें जो थी, उनका कत्ल किया गया। तो ये सिलसिला आगे चलता रहा, बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स की किलिंग होना स्टार्ट हो गई। तो इट वाज लाइक ए फॉर एग्जांपल एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित्स भाई जो है हमारे पढ़े लिखे थे वो, तो उनका कहीं न कहीं कश्मीर में कंट्रीब्यूशन था, बीट एजुकेशन हो, किसी भी सेक्ट को लेके अगर हमने देखें, कहीं न कहीं कश्मीरी पंडित जो है, उन लोगों ने कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन उनका है इस चीज़ में। तो ये चीज़ जिहादियों को रास नहीं आई। उन लोगों ने सोचा कि कश्मीरी पंडित्स को कैसे हटाना स्टार्ट कर ले, क्योंकि अगर इनको आज हमने यहाँ से नहीं भगाया, इनको आज हमने मारना स्टार्ट नहीं कर लिया, कल के डेट में ये लोग हावी हो सकते हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे थे या हमारी बहनें थे, जितने भी आपने टॉप कॉरिडोर्स या टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कश्मीर में, कहीं न कहीं कश्मीरी पंडित वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि वो ये नहीं कहूँगा कि उनको प्लांट किया गया था, वो अपनी काबिलियत की वजह से, वो पढ़े-लिखे लोग थे, तो अपनी काबिलियत की वजह से वो उस मुकाम तक पहुँच गए थे। ये चीज़ हमारे पार वालों को रास नहीं है, तो उन लोगों ने कश्मीरी पंडित्स को आईएसआई ने प्लान बना के उनको मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो एक प्रॉपर एक मुहिम चली उस टाइम कि इन कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से कैसे निकाला जाए। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जब ये सब चीज़ें सिलसिला हुआ 90s के बाद जब स्टार्ट हुआ कश्मीरी पंडित्स का, तो बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित थे जिन लोगों ने यहाँ से, मैं कह सकता हूँ यहाँ से वो चले गए। एक्सोडस के बाद जब यहाँ से इनको निकाला गया, वो बहुत सारे लोग तो शिफ्ट हो गए। कुछ ऐसे भी कश्मीरी पंडित्स हैं जिन लोगों ने इन जेकेएलएफ जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका साथ उन लोगों ने दिया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मैं उनका नाम इसलिए लेना नहीं चाहता, मैं उनको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो जेकेएलएफ के जितने भी थे यहाँ पे, उनके साथ में कुछ कश्मीरी पंडित्स ने भी हाथ मिलाया, तो कश्मीरी पंडित्स भी वही बोलने लगी। अगर आज के प्रेज़ेंट दौर में 2024 के बारे में बात करूँ, आज भी बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित्स हैं, जो भी आज भी जेकेएलएफ की वाली बोली बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि लार्ज नंबर, मैं कहूँगा फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि जेकेएलएफ के साथ मिले हुए थे कश्मीरी पंडित्स, वो आज भी मौजूद है, आज भी वही सब चीज़ें भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर फिर उसके बाद आपने शिफ्ट देखा होगा, जब ये जेकेएलएफ का ये किस्सा जब चला यहाँ पे, तो उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने टेक ओवर सब कुछ कर लिया। तो उन लोगों ने क्या, अपने जो इनका टसल था जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में, इसके बाद क्या हुआ, टारगेट बनाया गया अमानतुल्लाह खान को, क्योंकि अमानतुल्लाह खान पाकिस्तान में थे। वो चाहते थे कि एक चीज़ है, हम जी करेंगे काम, एक चीज़, हम कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे, ना हम पाकिस्तान के बनेंगे ना हम हिंदुस्तान के बनेंगे। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान को रास नहीं है, तो उन लोगों ने अमानतुल्लाह खान को भी साइलेंस करना स्टार्ट कर लिया, वो भी इस्लामाबाद में। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉपर मुहिम चली उस टाइम, और उस मुहिम के कारण हमारे कश्मीरी पंडित्स और हमारे कश्मीरी मुस्लिम्स भी उस वक़्त बहुत शिकार हुए। मैं आपको बता दूँ, ऐसे भी बहुत सारे हमारे भाई थे, कश्मीरी मुस्लिम्स जो थे, वो भी इस चीज़ का शिकार बनाया गया, क्योंकि उन ऐसी भी ताकतें थे, ऐसी भी आवाज़ें थे, जो इन लोगों का विरोध करते थे। उन लोगों को भी उस टाइम शिकार बनाया गया। उसकी वजह से क्या है, कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी सिख्स, कश्मीरी मुस्लिम्स, हर किसी का यहाँ पे कत्ल हुआ। सर, जैसे सर, आपने कहा हुर्रियत कि और लोकल मिनिस्ट्री पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था? जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इन मतलब टेररिज्म स्टार्ट होने के बाद इन लोग का भी कोई सर सपोर्ट था इन लोग सेपरेटिस्ट के साथ या नहीं? देखिए, इस चीज़ है, इट्स वेरी, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एक चीज़ बताता हूँ कि 2019 तक पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, ये पॉलिटिकल पार्टी से तब टेररिज्म जीवित था, तब स्टोन पेल्टिंग जीवित थी, तब ये सब चीज़ें हड़तालें जीवित थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2019 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की शासन आई, ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज हो गया? ऐसा क्या हुआ कि हथियार, गन कल्चर जो है हमें कहीं दिखाई देने को नहीं मिला? ऐसा क्या हुआ कि हमें कहीं पत्थरबाजी नहीं मिली? ऐसा क्या हुआ, हमें हड़ताल कॉल्स की ये सब चीज़ जो है वो हमने देखने को नहीं मिली? बिकॉज़ एक चीज़ नीति थी गवर्नमेंट की। जब गवर्नमेंट आपकी सिंसियर होती है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या कोई चीज़ रोकने के लिए, तब ये सब चीज़ें संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक चीज़, मैं उनको इसलिए सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनकी एक नीति है, वो इस चीज़ पे कभी सॉफ्ट सेपरेटिज्म या गुड तालिबान, बैड तालिबान
हमारे लिए वो चीज़ें नहीं करते। ये लोग हमारी जो है अन्य जो हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या हमारी नेशनल पार्टीज़, कांग्रेस के बारे में आपको बता दूँ, ये सब उनका किया करना है। जहाँ तक ताल्लुक आपने कहा 90s के बारे में, मैं आपको बता दूँ 90s में जब ये सब चीज़ें पंडित्स का एक्सोडस हुआ, तो यहाँ पे जब थे फारूकुल्लाह साहब, फारूकुल्लाह साहब का सबसे पहले अगर कोई उनने एक चीज़ की, वो यहाँ से भागे। ही वाज़ अ कावर्ड बिकॉज़ फारूकुल्लाह साहब ने, जब उनको पता चला कश्मीरी पंडित्स की यहाँ किलिंग स्टार्ट हुई, वो उस टाइम लंदन भागे। तो लंदन में वो रह रहे कम से कम एक साल तक, तो लंदन में भागे, लंदन में रह रहे थे क्योंकि उनको खुद को बचाना था। फिर उस टाइम क्या है, एक चीज़ है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट ऐसी नहीं थी या किसी को पता नहीं था, कानो-कान किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो ऑल ऑफ सडन जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई कि हमारे जब जगमोहन साहब थे यहाँ पे, तो जगमोहन साहब पे बारी आ गई, उन पे उँगलियाँ उठाने स्टार्ट हो गई कि ये तो जगमोहन साहब की किया करना था। अब जगमोहन साहब को खुद नहीं पता था एक चीज़ उस टाइम करना क्या है, बिकॉज़ इट वाज़ नॉट प्री-प्लान्ड, किसी को कानो-कान खबर नहीं थी। अब ऑल ऑफ सडन आपके सामने मॉब आ रही है, आपके सामने हथियार नज़र आ रहे हैं, तो उस टाइम जगमोहन साहब जो है वो उस टाइम कुछ कर नहीं पाए। उसकी वजह से हमारे कश्मीरी पंडित्स की किलिंग उस टाइम स्टार्ट हुई। अगर उस टाइम मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फारूक अब्दुल्ला जो इनकी पार्टी थी, अगर वो उस टाइम चाहती तो बहुत हैंडफुल तक मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ कंट्रोल कर पाती। लेकिन ये चीज़ है कि फारूक अब्दुल्ला ही वाज़ इन हैंड ऑन ग्लोव विद दीज़ जेकेएलएफ टेररिस्ट। मैं आपको बताऊँगा कैसे। क्योंकि जेकेएलएफ का अगर आपने सुना होगा, उसका निर्माण जो हुई जेकेएलएफ अगर किसी ने बनाई है, तो फारूक अब्दुल्ला वाज़ अ फाउंडिंग मेंबर। जेकेएलएफ यहाँ से कश्मीर से नहीं बनी, जेकेएलएफ बनी है यूनाइटेड किंगडम से, लंदन में बनी है जेकेएलएफ। तो उसका निर्माण अगर किसी ने किया, वो किया फारूक अब्दुल्ला ने, बिकॉज़ फारूक अब्दुल्ला वाज़ आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। वो तो तब भी आज़ादी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के बाद अगर किसी की पोजीशन है, वही फारूक अब्दुल्ला की है। तो फारूक अब्दुल्ला ने किया, ही वाज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेकेएलएफ, और इसीलिए ही वाज़ इन हैंड ऑन ग्लोव विद दीज़ टेररिस्ट। इसने कश्मीरियों को उस टाइम अपने हाल पे छोड़ के वहाँ से भागे। So that was the reason कि these political parties are every response. They are response for each and everything in the Kashmir Valley. Now I will come on the PDP. When it comes to 2016, when Kashmir was burning at that point, I will mention the 2010. I will mention 2008. I will mention 2017. Include 19 as well. PDP was in the power at that time. अब PDP का क्या एक चीज़ है, they were hand in gloves with the terrorists. I will mention how. Because अगर आपने देखा होगा जो PDP का है, PDP के जितने भी वोटर्स है, they are from the जमात बैकग्राउंड, जो जमात इस्लामी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए बैन किया हुआ है, वही जमात इस्लामी जो है PDP की वोटर है। अब PDP का एक चीज़ क्या था, एक चीज़ कि आप अपना सेपरेटिस्ट एजेंडा जो आपका है या टेररिज्म एजेंडा जो आप वो चलाइए, हमें हमारी सरकार चलाने दीजिए। जब 2019 में, सॉरी 2014 में जब महबूबा मुफ्ती हार रही थी, सबसे ज़्यादा जो वोटर्स जो थे वो जमात इस्लामी के लोग थे जिन्होंने महबूबा मुफ्ती को उस टाइम जिताया। तो ये सब चीज़ें जो है दर्शाता है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इन लोगों ने कैसे यहाँ पे टेररिज्म सेपरेटिस्ट को यहाँ पे बनकने दी। क्योंकि ये इनकी एक नीति रही है कि यहाँ पे कि जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये लोग इनकी नीति रही है यहाँ पे कि हमें भी सरकार चलाने दें, आप ही अपना यहाँ आतंकवाद ये जो है कंटिन्यू रहे। क्योंकि इनकी एक थार्ड बार थी इनके साथ। अगर आज की डेट में आपने अपने मुफ्ती के स्टेटमेंट्स देखे होंगे, ऐसा लगता है कि कोई हुर्रियत या पार वाला कोई बंदा है, उसको कश्मीर में बिठा के ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि इन लोगों की नीति क्या है। कांग्रेस के बारे में बात करूँ मैं आपको, कांग्रेस में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सेंटर में उस टाइम कांग्रेस ही थी। अब कांग्रेस के टाइम कैसा हुआ कि कांग्रेस वाज इन हैंड इन ग्लोव जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन था उस टाइम। अब उस टाइम क्या था, एक चीज़ अगर तब उस टाइम चाहते तो वो इस चीज़ को पकड़ सकते थे, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन द सेल्स, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन द बिहाइंड द बार्स, अब हमारे जब प्राइम मिनिस्टर ये थे मनमोहन सिंह साहब थे, तो वो तो आपने देखा होगा कि वो कैसे जेकेएलएफ के टेररिस्ट जो थे यासिन मलिक, उनके साथ कैसे उनको प्राइम मिनिस्टर अपने निवास पे बुलाते थे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कार्यालय में कैसे बुलाते थे, उनको आमंत्रित कैसे करते थे। ये सब चीज़ें दर्शाता है कि इट वाज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एट दैट टाइम कि कैसे हमारे They were very soft towards terrorists. एब्सोल्युटली दैट्स व्हाई थिंग्स वर हैपनिंग। 2000 मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 2019 के बाद ऑल ऑफ सडन कैसे बंद होगी। अगर ये सब चीज़ें मूवमेंट होती या कुछ होता, अभी तो कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके सेंटर में है। जब सेंटर गवर्नमेंट की नीति ठीक थी कि हमें टेररिज्म को कंट्रोल करना, हमें इस चीज़ को स्टोन पेल्टिंग को ख़त्म करना है, हमें जितने भी इनके पाकिस्तान के यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हों, हमें उनको कंट्रोल करना है, उनको अरेस्ट करना है, उनको हमें दबाना है।
तो 2019 के बाद आज तक हमारे पास रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, क्योंकि उनकी नीति उस टाइम ठीक थी। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, आपके साथ गवर्नमेंट कैसी, अगर एक बार गवर्नमेंट ने नीति कोई बना ली, अगर गवर्नमेंट मन और सच से, मन और तन से ये चीज़ चाहती है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ, इट इज़ 110% श्योर कि ये सब चीज़ें होगी। हाँ, और सर ये जैसे जब आप 2005 और 2015 के बीच में जब जो आपका एज ग्रुप रहा है, उस टाइम पे उस एज ग्रुप को बेसिकली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेडिकलाइज करके अपना ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी देते हैं। तो आपने उस टाइम पीरियड को कैसे टैकल किया, कैसे आप उस पीरियड से बचे? देखिए, एक चीज़ है, मेरी सबसे, मैं मानता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ कोई होती है, दैट्स योर एजुकेशन। आप किस स्कूल से पढ़े हैं और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी फैमिली आपको कौन सी अपब्रिंगिंग देती है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ करता है। मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मुझे याद है, जब 2016 का पीरियड चल रहा था, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे। अब जब वो स्टोन पेल्टिंग करते थे, तो मैंने खुद देखा उनके माता-पिता उनको कहते थे कि जाओ स्टोन पेल्टिंग के लिए, लेकिन एक चीज़ है, मेक श्योर तुम फँसने नहीं चाहिए। जब मैं ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखता, तो बड़ा मेरे को आक्रोश होता था कि कैसी फैमिली है, अगर इनका बेटा इनसे छीन जाए, तो इनकी क्या सोच के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उस टाइम एक ऐसा टाइम है कि उस टाइम आई यूज्ड टू थैंक माय फैमिली, एट लीस्ट मेरी फैमिली जो है, वो ऐसी नहीं है। मुझे इस चीज़ में कभी इन लोगों ने उतारने दिया ही नहीं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो विद्यालय का मैं खुद एक छात्र रह चुका हूँ, और हमारी मॉर्निंग भी जन गण मन से स्टार्ट होती है, हमारी इवनिंग भी जन गण मन से स्टार्ट हुई। तो मेरा जो परवरिश है, वो पूरी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से हुई। हमारी जो पढ़ाई, जो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर पढ़ाते थे हमारे। तो मुझे लगता है कि आज जो भी कुछ हूँ, या मेरी जो नीति है, मेरी जो सोच है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है, एक तो मेरे उन टीचर्स का और मेरे माता-पिता का, क्योंकि इनका एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ को लेके, कि उनने मुझे कभी गलत रास्ते पे मेरे को नहीं चलने दिया। और हर बार मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कश्मीर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर पे था उस टाइम, कि कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति जिसकी एज ग्रुप 12-13 साल, उसको पता भी नहीं है मैं पत्थर क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई है उस टाइम भी। मैंने उनसे जब ये सवाल प्रश्न किया था उस टाइम कि आप पत्थर क्यों? उन्होंने कहा मज़ा आता है। उनको खुद भी नहीं पता था कि हम क्यों मार रहे हैं। कह रहे थे दूसरे मारते हैं, हम भी मारते हैं। तो इट वाज़ लाइक अ काइंड ऑफ फन, उनको मज़ा आता था ये सब चीज़ें करने में। अब उस टाइम की एक चीज़ है, अगर उनको कोई, मैं कैसा, उनका शिक्षक जो है, या उनको पढ़ाने वाला, उनका जो है, उनको सिखाने वाला, अगर कोई अच्छा इंसान उस टाइम होता है, तो आज के टाइम पे हमारे वो वाले बच्चे जो है, जिनके हाथ में बंदूक दिए गए, जिनके हाथ में पत्थर दिए गए, वो उनके हाथ में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि हम परवरिश कैसे करते हैं अपनी फैमिली को। और मेरा ये चीज़ मानना है, कश्मीर को लेके, जो आपने कहा आप कैसे इसको टैकल किया, क्योंकि मुझे अभी याद है कि मेरी फैमिली मुझे तब कभी भी, जब भी ये सब चीज़ें, ऐसे हालात होते, मुझे कभी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे उस टाइम। जब भी हालात खराब होते, घर के अंदर रखते थे, और दे ऑलवेज मेक टू श्योर कि मैं बाहर ना निकलूँ, मैं किसी गलत काम में इन्वॉल्व ना हूँ। तो मेरे घर वालों की ये चीज़ एक कंट्रीब्यूशन रही, और आज के डेट में अगर मैं मानता हूँ कि कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए मेरी फैमिली और मेरे टीचर्स को। मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो कि इंडिया के बहुत सारे इसमें मैं कह सकता हूँ स्टेट्स से आते थे। राजस्थान से मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे, यहाँ बहुत मध्य प्रदेश से मेरे टीचर्स थे। उनने मुझे सिखाया, उनने मुझे बड़ा किया, उनने मुझे समझाया है लाइफ किसे कहते हैं। तो मैं आज भी उनका धन्यवाद करता हूँ। आज भी उन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आज भी मैं अपने उन टीचर्स के साथ संपर्क में हूँ, आज भी मिलता हूँ उनसे, और आज भी उनको धन्यवाद करता हूँ कि आज जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। सही है। सर 90s के दशक में ये इंडियन आर्मी पे ये आरोप लगाया जाता है कि टेररिज्म को कर्ब करने के लिए उन्होंने कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए। तो सर क्या इस बात में सच्चाई है, या फिर ये लेफ्ट विंग मीडिया द्वारा ऐसे फैलाया गया है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे इस चीज़ में कोई आश्चर्य नहीं है बोलने में कि कहीं न कहीं गलतियाँ हुई है। मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ है, जहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात होती है, जब कश्मीर में हालात ख़राब थे, तब हमारी इंडियन आर्मी जो है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको मेरे माथे से ये नहीं पता चलेगा मैं स्टोन पेल्टर हूँ या नहीं हूँ। मेरे माथे पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब एक आज के टाइम पे मैं रास्ते में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये इंसिडेंट बताऊँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अ, आप 1-2 महीने के बाद, ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद नेक्स्ट महीने मेरी किताब रिलीज़ होगी, पब्लिक में होगी वो। मैंने वो सब चीज़ें मेंशन किए हुए हैं वो पॉइंट्स, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब 2016 का टाइम ऐसा था, तो कर्फ्यू चल रहा था, तो मैं रास्ते में निकल रहा था, कहीं सब्ज़ी लाने के लिए गया था, क्योंकि मैं तब घर वालों से हट के इन द सेंस मैं घर वालों से नहीं रहता था उस टाइम, क्योंकि मैंने अपना घर बचपन से ही छोड़ा हुआ है फॉर अ रीज़न।
तो उसके साथ साथ में क्या हुआ एक चीज़ कि जब मैं रास्ते में चला तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा। अब मेरी जो कटिंग थी, क्योंकि मैं बचपन से ही, क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ा है, तो आर्मी वाली कटाई करते थे हम, उस टाइम कटिंग करते थे आर्मी वाली कटाई। तो पुलिस वाले ने पकड़ के मारना स्टार्ट कर लिया कि तुम स्टोन पेल्टर। मैंने कहा हाउ कैन यू से आई एम स्टोन पेल्टर। कहा तुम्हारे एक चीज़ जो आप हैंकरचीफ लगाते हो, जब मुँह आप डंक लेते हो, उसका निशान आपकी है। मैंने कहा ये कटिंग की हुई है, लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मेरे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ मैं स्टोन पेल्टर हूँ या नहीं हूँ। तो हाउ कैन दे से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा स्टोन पेल्टर था। अब कहीं झुंड में हूँ, मैं सिविलियन, आर्म सिविलियन चल रहा हूँ। अब सिक्योरिटी फोर्स क्या क्या पता कि मैं पत्थर मार रहा था, नहीं मार रहा था। तो कहीं न कहीं ऐसे भी वाक़ात हुए हैं जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि गलतियाँ हुई हैं उनसे, और मैं ये मानता हूँ सिक्योरिटी फोर्स हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वो भी हम में से ही है। गलतियाँ हमसे भी हो सकती है। फ़र्क इतना है कि वो लोग यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो हम ये नहीं समझ सकते कि फ़ज़म कोई यूनिफ़ॉर्म पहन रहा है, उससे कोई गलती हो नहीं सकती। गलती इंसान से ही होती है, अगर इंसान से गलती नहीं तो उसको तो भगवान बोलेंगे। तो मैं मानता हूँ एक चीज़, इंसान और परमात्मा बताओ, आप भगवान बताओ, अल्लाह बताओ, उनमें तो कुछ ना कुछ अंतर होगा ये सब चीज़ें। तो मैं मानता हूँ 90s की दिशाई में या कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कहीं न कहीं गलतियाँ हुई सिक्योरिटी फ़ोर्सेस से। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, कहीं न कहीं क्या है एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कहीं न कहीं सिक्योरिटी फ़ोर्सेस जो फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के कारण दूर है, या अपनी ड्यूटी है, कहीं फ़ौरन बिहार से आके कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं, 2-2 साल उनकी पोस्टिंग या घर नहीं गए हुए हैं। मैंने ऐसे भी अपने जवान से मेरी बात हुई है उस बारे में। तो वो कहते हैं कि 2-2 साल तक हम अपने घर जाते नहीं थे। कभी-कभार क्या होता है, फैमिली प्रेशर भी होता है, फैमिली टेंशन भी होता है, या फिर ऑल ऑफ सडन घर वाले बात कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है एक चीज़, इन लोगों पत्थरबाज़ लोगों की वजह से मैं अपने घर वालों से कोई संपर्क नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन लाइन, टेलीकम्युनिकेशन सब कुछ बंद है। अब गुस्सा तो आता है, कभी कहा आक्रोश में कोई बंदा हाथ या सिक्योरिटी फोर्स कभी थप्पड़ मार लेगा, डंडे से मार लेगा, बट दैट डजंट मीन यू विल बिकम अ टेररिस्ट। इट्स अ कॉमन सेंस। मेरे साथ ऐसा हज़ार बार, ऐसा मैं आपको दावे के साथ, तो मेरे साथ खुद हज़ार बार ऐसा हुआ। मैंने आज तक हज़ार बार सिक्योरिटी फोर्सेस से मार खाई है, पुलिस से मार खाई है, उसका मतलब थोड़ी मैं टेररिस्ट बनूँगा। तो वो सब चीज़ें हैं, किसी-किसी के पास टॉलरेंस लेवल कम होता है, स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसके उसके बाद तो हम कुछ बोल नहीं सकते इसमें। यस सर, वन मोर क्वेश्चन सर। 1990 से 2019 तक आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने से पहले तक सर सिचुएशन एक समान थी, या मतलब केंद्र में जैसे सरकार चेंज होता था तो कश्मीर में भी सिचुएशन चेंज होते रहता था? जैसे सर बीजेपी 2004 से 1999 से 4 तक थी, या फिर 4 से 14 तक, तो सब सिचुएशन सर 30 साल एक जैसे रहे, या फिर चेंज होते रहते थे? देखिए, एक चीज़, अगर आपने टेररिज्म का ग्राफ तो देखा होगा, ये क्या है, इसमें कहीं न कहीं आपको डाउनफॉल भी नज़र आएगा, आपको अपराइज़िंग भी नज़र आएगी, तो ये कभी कांस्टेंट रहता नहीं है सब चीज़ें। जब भी कहीं भी आप कॉन्फ्लिक्ट देख लें, वो कहीं न कहीं उसका उतार-चढ़ाव होता है। वही चीज़ कश्मीर में हुई। मैं आपको बताऊँगा, जब यहाँ पे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की जब सेंटर में सरकार थी, लेकिन एक चीज़ है, इम्पैक्ट था उस टाइम कि स्टेट थी वहाँ पे। जब 370 था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनका उस टाइम कोई भी ऐसा रूल्स लागू नहीं होता था कश्मीर में, जब तक वो अप्रूवल असेंबली से ना ले। क्योंकि हमारे पास यहाँ असेंबली होया करती थी जम्मू कश्मीर में, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री होया करते थे या एमएलएज़ होया करते थे। तो तब तक कोई रूल्स ऐसा पास नहीं होता था सेंटर से, जब तक उसको असेंबली में नोड ना मिलता। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, सीबीआई को कश्मीर में एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि जब तक असेंबली यहाँ वहाँ की लोकल जो सरकार है वो उसको अप्रूव ना करते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि एक आम जब ये सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उससे पहले भी थी, लेकिन ये सब चीज़ें उस टाइम संभव क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता दूँगा एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रश्न करते हैं कि पीडीपी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। अगर उनको पता भी था पीडीपी जो है दे आर हैंड इन ग्लोव्स विद द टेररिस्ट, तो फिर पीडीपी के साथ हाथ मिलाने का फ़ायदा क्या था? ये चीज़ मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ में समझने के लिए, सीखने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई? लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सरकार बनाई, क्योंकि कहीं न कहीं उनको एंट्री चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, ताकि वो इस चीज़ों को समझे कि आर्टिकल 370 अगर हटाना है, कैसे हटाना है, लूप होल्स कहाँ पे है, काम कैसे होता है। क्योंकि आज तक तो उनको, उनके यहाँ लोग तो थे नहीं जम्मू कश्मीर में, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में नहीं, गवर्नमेंट नहीं। जब उनने यहाँ पे पीडीपी के साथ यहाँ गठबंधन किया, तब उनको लूप होल्स पता चले, तब उनको वीकनेस पॉइंट पता चले, तब उन लोगों को ये चीज़ पता चले कि हमें ये फॉर जितने भी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर हमें 370 तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें कौन-सा काम करना पड़ेगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने ऑलमोस्ट उनके साथ सरकार बना के, जब इन लोगों ने इस चीज़ को बड़ी धीमी के साथ पकड़ के, ये चीज़ उनको समझ आई कि कैसे हम 370 हटा सकते हैं। जब वो सब चीज़ें समझ ली, तो उन लोगों ने क्या है, उस टाइम ये डिसाइड किया कि हम लोग अपनी कोalition खत्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी 2019 से पहले चल रही थी, जब महमूद की सरकार थी।
क्योंकि उस टाइम भी क्या है, एक चीज हमारे यहाँ क्या, जो सीएम होता है यूनिफाइड हाई कमांड उनके पास होता है सीएम। अगर डिप्टी सीएम नो डाउट हमारे बीजेपी के थे, बट द थिंग इज यूनिफाइड जो हमारे कमांड जो थे वो महबूबा मुफ्ती थी उस टाइम, क्योंकि शी वाज अ सर्विंग सीएम एट दैट टाइम। इवन उनके फादर भी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी थे उस टाइम। अब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। लेकिन उस टाइम क्या है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी बहुमत से उनकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन 2019 के बाद जब उन लोगों ने ये सब चीजें सुनी, सेंटर में इनकी सरकार थी, यहाँ पे असेंबली जो थी, असेंबली को पूरा, यहाँ असेंबली तो थी नहीं उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन हुए नहीं थे, तो उनको एक मौका मिला फ्री हैंड खेलने का, तो उन लोगों ने ये सब चीजें कार्य किया। तो उसी के बदौलत आज आप चीजें अगर कश्मीर में नॉर्मल से देख रहे हैं, ये उसी चीज की बदौलत है। यस सर। और सर आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद सर क्या क्या चेंजेस है? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि आज की डेट में रोड्स बन सकते हैं, डैम्स बन सकते हैं, स्कूल्स बन सकते हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, इंफ्रा बन सकता है आपका। लेकिन बच्चों की जाने, लोगों की जाने वो आ नहीं सकती, वापस नहीं आ सकती। ना हम कोई आज की डेट में कोई इंसान नहीं बना सकता। एक ह्यूमन बीइंग के हाथ में ऐसा नहीं है कि वो इंसान दूसरा इंसान बना। हम रोबोट बना सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं बना सकते। 2019 से पहले सबसे ज्यादा होती थी, जानी जाती थी बच्चे की। कोई बंदा, मैंने आपको जैसे स्टोन पेटनी का कहा, बहुत सारे ऐसे भी थे। मुझे याद है 2016 के बारे में, 2016 में 130 लोगों की जाने यहाँ पे चली गई। 2030 लोगों की जाने, बहुत सारे ऐसे भी थे, उसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं उस टाइम। उनका भी एक से कहीं ना कहीं उनकी जाने चाहिए, बेगुनाह लोगों की भी जाने गई उस टाइम। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये चीज़ है कि 2019 के बाद किसी की जान यहाँ पे गई नहीं। हमारे बच्चे जो थे अंधे होते थे, आज यहाँ पैरेलल गन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पैरेलल गन चलता नहीं है। 2019 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उसके बाद मैं कहूँ जानू के बाद, वो है इंफ्रा हमारा सबसे ज़्यादा है। आज उस पर धीमे से काम हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। G20 का जब हमारे पास प्रेसिडेंसी आई यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर लिया कि हम G20 तो हम कर लेंगे, लेकिन साथ साथ में एक मौका श्रीनगर को भी दे देंगे, जम्मू कश्मीर को भी हम मौका देंगे, हम G20 वहाँ पे भी कर लेंगे। तो G20 की वजह से क्या है, एक चीज़ कश्मीर में आज बहुत धीमे से, आपने शायद स्मार्ट सिटी का नाम सुना होगा, स्मार्ट सिटी में आज उसके प्रोजेक्ट्स कश्मीर में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट इस डेडलाइन है अक्टूबर तक पूरे कश्मीर में स्मार्ट सिटी जो है वो कंप्लीट काम हो जाएगा। आज की डेट में बार श्रीनगर देखा होगा, पूरा श्रीनगर खुद के है आज, पूरा वहाँ पे आज काम चल रहा है। रीजन बीइंग बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग इन द कश्मीर वैली। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि कश्मीर 2019 से पहले जब हड़तालें होती थी, मैं आपको बता दूं, एक ऑलमोस्ट ये आंकड़ा है कि 6 महीने, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास विंटर समर वेकेशन की छुट्टी तो होती रहती है, उसके साथ में 6 महीने ऑलमोस्ट यहाँ हड़ताल की वजह से यहाँ स्कूलें बंद रहती थी। तो हमारे बच्चों का एजुकेशन सबसे ज़्यादा सफ़र होता था। 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं हुई, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ विंटर वेकेशन और समर वेकेशन की उनकी 10 दिन की 20 दिन की छुट्टियां मिलती है, उसके बाद हमारे बच्चों का कभी एजुकेशन सफ़र नहीं हुआ। ये 2019 के बाद का कंट्रीब्यूशन है। 2019 के बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हेल्थ हमारा यहाँ पे क्या है, एक चीज, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर किसी को हेल्थ कार्ड दिया गया था। आज भी हेल्थ कार्ड दिया गया है। उससे क्या है, एक चीज है कि यू कैन स्पेंड अप टू 5 लाख रुपीज इफ यू वांट टू गो एंड हैव अ ट्रीटमेंट इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उस टाइम 6 लाख रुपए तक आपको वहां पे आपको देना नहीं पड़ता। यू कैन स्पेंड एज मनी एज यू कैन हेल्थ सेक्टर में। आपका उसके बाद आगे आपका करप्शन जो सबसे ज्यादा कश्मीर में था। आपके पास 2019 से पहले जब आपके पास स्टेट थी, एंटी करप्शन ब्यूरो को यहाँ पे कश्मीर में यहाँ अंदर आने नहीं देते थे, क्योंकि इट वाज स्टेट। आज के टाइम पे क्या, एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज इतना गला पकड़ा हुआ, अगर कोई रिश्वत 1000 रुपये भी पकड़ता है उसको भी दबोच लेते हैं। आज किसी को ये सब चीज़ें छोड़ते नहीं है, ये सब चीज़ें। तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द कश्मीर वैली। एंड इस चीज़ का मैं आपको बताऊँ, एक आम कश्मीरी होने के नाते आपको कहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज युवा पीढ़ी जो है 2019 से पहले एक साइलेंट मेजॉरिटी थी कश्मीर में, जो कि मैं कह सकता हूँ कि वो देश हित के बारे में बात करते, नेशनलिस्ट थे, प्रो इंडियंस थे, या वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ रहे। लेकिन एक चीज़ है, गन कल्चर की वजह से, फियर की वजह से, स्टोन पेल्टर्स की वजह से वो लोग कभी बात नहीं कर पाते। आज अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा, आपको हज़ारों लाखों की तादाद में आपने देखा होगा कि कश्मीरी झंडा लेके निकल रहे हैं, उनके घरों पे झंडे लगे हुए हैं। या आपने देखा होगा 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कश्मीरी क्यों आती? वो लोग कौन है? वो लोग कश्मीरी कौन थे? वो वही कश्मीरी थे जिनकी आवाज़ें 2019 तक दबाई गई थी, चाहे गन के माध्यम से, चाहे स्टोन पेल्टर्स जो थे, या स्टोन से, या चाहे बाहर से थ्रेट्स आने वाली चीज़ें थे। उनकी वजह से क्या, उनकी जो आवाज़ें थी वो मज़ल की गई थी। लेकिन 2019 के बाद उनको लगा कि अब हमारा मौका है, आज हम पावर प्ले खेलेंगे। तो इसीलिए आज आपको जगह-जगह झंडे मिल रहे हैं। कश्मीरी जो है हाथ में झंडा लेके आज कम्पीट कर रहा है।
वो ये सोचता है कि जितना हिंदुस्तानी दिल्ली का कोई निवासी है उतना हिंदुस्तानी मैं भी हूँ। तो वो आपको इस चीज़ में आज कंपेयर आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यस सर। यस सर। और सर, J&K का स्टेटहुड कब तक रिस्टोर होगा? कुछ आइडिया है? जैसे अभी तक यूनियन टेरिटरी है। देखिए एक चीज़ है, मैं एक्चुअली गृह मंत्री साहब से तो मिला, रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई जब वो कश्मीर आए थे, तो मुझे भी उनका प्रस्ताव आया था मिलने के लिए। तो गृह मंत्री साहब का अगर आपने देखा होगा, जिस दिन 5 अगस्त उन्होंने 370 को जब उन्होंने हटाया, तो एक चीज़ वादा किया था कि आई विल, जो 370 के बाद हटाने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं स्टेटहुड कश्मीर को जल्दी वापस दूँगा, और एट द पर्टिकुलर जब कश्मीर में हालात सामान्य होंगे। मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे इलेक्शन होगा 2024 में, असेंबली इलेक्शंस कश्मीर में होंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट और प्लस हमारे म्युनिसिपल इलेक्शन ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स के बाद होने वाले हैं। उसके साथ में 2024 में जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, तो असेंबली इलेक्शन के साथ-साथ में अगर यहाँ पे हालात सामान्य रहे, जैसे आज हो रहे हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होगा ही होगा। या मैं नहीं कह रहा, या हमारे जो ऑनरेबल हमारे अमित शाह जी है, वो इनका बोलना है, क्योंकि मैं भी उनसे मिला हूँ, और बार-बार उनकी स्पीच में मैंने सुना है असेंबली में, ये इसमें पार्लियामेंट में, जब वो बोलते हैं तब इस चीज़ का वो बोलते हैं कि मेरे को जो चीज़ करना होता है मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो मैं वादा करता हूँ आई विल मेक श्योर आई विल डू इट। सो उनने एक चीज़ प्रॉमिस किया है कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर कर लेंगे, कश्मीर में इलेक्शन कराने के साथ-साथ में हम रिस्टोर भी कर लेंगे। सो दीज़ आर हिज़ वर्ड्स। ठीक है सर। और ये आपने पहले LLB किया, फिर स्टार्टअप किया, फिर पॉलिटिक्स की तरफ ट्रांजिशन, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ LLB देखिए से उसके देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा एक्चुअली क्या है, मीडिया में आने का कोई मेरा एक्चुअली था नहीं, बिकॉज़ मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, आपने सही बोला, वकील भी हूँ, पेशे से एक्टिविस्ट भी हूँ, और मेरे अपने 2 मीडिया हाउसेस चल रहे हैं कश्मीर में, एंड उसका निर्माण एक्चुअली इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं इस फ़ील्ड में कैसे आया, जाना कहीं और था, कहीं और पहुँच गया। बचपन से ही मेरे को एक मैं कह सकता हूँ वकील बनने का शौक था, क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि मैं वकील बनूँ। तो उनकी ख़्वाहिश थी, जब उनकी जान चली गई, उनकी ख़्वाहिश थी कि ये सब चीज़ें बननी है। तो मैंने ये सोचा था कि माँ का जो लास्ट सपना था मुझे ये पूरा करना, तो मैंने उसके बाद LLB किया अपना। LLB के साथ-साथ में जब मुझे लगा कहीं न कहीं 16-17 के बीच में, जब मुझे लगा कहीं न कहीं से कश्मीर में एक ऐसी मीडिया होनी चाहिए जो कि देश हित में बात करे। क्योंकि मेरे को सफोकेशन होती थी जब यहाँ की मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो पाकिस्तानी समर्थक थे, या बाकी मुझे बड़ी सफोकेशन, तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था मैं कश्मीर में मीडिया हाउस स्टार्ट करूँगा, जो कि देश के लिए बात करेगी, जो कि कश्मीर से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। अगर आज की डेट में भी आपने मीडिया देखा होगा, बहुत से ऐसे मीडिया है, वो आपको बुरहान वानी दिखा देंगे, लेकिन आपको कश्मीर में कोई टॉपर नहीं दिखा देंगे कि इसने IAS टॉपर है, या KS टॉपर है, या कोई और किसी सिविल सर्विस में इसने टॉप किया है। क्योंकि मीडिया का TRP जो नेगेटिव चीज़ों से चलता है, पॉजिटिव चीज़ों से नहीं चलता। यही चीज़ है कि अगर आपने देखा होगा कश्मीर में आज तक है स्टोन कटर को ग्लोरीफाई किया गया। एक स्टोन कटर को क्या चाहिए? उसका शाम को टीवी पे बड़ा अच्छा खासा फ़ोटो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, वो तो खुशी हो रहा है इस चीज़ में। उसी चीज़ को मुझे लगा कहीं न कहीं काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर कश्मीर में फॉर एग्ज़ाम्पल 70 लाख की आबादी है, 70 लाख से अगर आबादी है तो दैट मीन्स 70 लाख के 70 लाख जो है बंदूक उनके हाथ में नहीं है। 70 लाख के लोगों के हाथ में पत्थर नहीं है। दैट मीन्स एक चीज़, अगर कोई पत्थर मात्रा में गिने-चुने अगर आज की डेट में गिनो 100 से ज़्यादा होंगे नहीं वो लोग। तो बाकी जितने भी हमारे पास लोग थे, वो लोग तो कहीं न कहीं अपने फ़ील्ड में काम कर रहे थे। कुछ लोग स्पोर्ट्स में, कुछ लोग म्यूज़िक में, कुछ लोग आर्मी में, कुछ लोग पुलिस में। उन लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उस टाइम मीडिया का निर्माण किया था, ताकि मैं एक ऐसी मीडिया बनाऊँ जो उन लोगों को प्रमोट करे, उन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म दे। फिर पॉलिटिक्स का आने का मेरा यही चीज़ था, एक चीज़ कि मुझे लगा कि कहीं न कहीं से मैं सोशल वर्क तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कहीं न कहीं से उसमें भी अगर तेज़ी लानी है, कहीं बदलाव लाना है, तो कहीं न कहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो मेरे पास निर्माण आया था बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आप अभी पूछ रहे थे, उनने भी मुझे ऑफ़र किया जब मैं LLB का फर्स्ट सेमेस्टर में था। PDP जब मैं 12th क्लास में था तब मेरा ऑफ़र उन्होंने ऑफ़र किया था। कांग्रेस के यहाँ से भी मेरे को बहुत सारा ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का इसलिए दामन पकड़ा, क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसी पार्टी है जिनने सबसे पहले एक चीज़ है, हमारे बच्चों की यहाँ पे जाने जो जाती थी उसको रोकना स्टार्ट कर लिया। आतंकवाद और सेपरेटिस्ट जितने भी थे उनकी ज़बानें बंद कर ली, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कश्मीर में अमन, चैन, और हमारे हिंदुस्तान का जो है तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है। अगर किसी पार्टी का कंट्रीब्यूशन वो भारतीय जनता पार्टी का, तो मैंने उसी टाइम ये निर्णय किया था, इसी पार्टी का हाथ थाम के मैं आगे बढ़ूँगा। सर कश्मीर में बीजेपी का क्या फ्यूचर है?
देखिए कश्मीर में क्योंकि बीजेपी अभी का तक कोई तो फ्यूचर, कश्मीर क्योंकि में अभी बीजेपी तक का तो फ्यूचर नहीं है। कश्मीर में बीजेपी का फ्यूचर नहीं है। आप बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का कश्मीर में फ्यूचर नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है थोड़ा सर? हाँ, इसलिए मैं आपको इसलिए कहा कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए देखिए एक चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को दिमाग में रख लेता कि कल के डेट में क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जीतेगी, फुल बहुमत से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी, अगर मैं तब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ले तो मुझे उस टाइम मैं ये वर्ड यूज़ करता अपॉर्चुनिस्ट बोल देते, क्योंकि एक चीज़ है, मुझे पता है कल को ये राजनीतिक दल जीतेगी तो मैं इसी के साथ हाथ मिलाऊँ। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, इसलिए मैं इनके साथ गया। रीज़न बीइंग मैं आपको बताऊँगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा क्योंकि एक चीज़ सोच की बात होती है। मेरी जो सोच है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, मैं उसके साथ हूँ, उनकी सोच के साथ में हूँ। अगर मुझे लगा कल की डेट में भारतीय जनता पार्टी 100 साल तक वो नहीं जीतेगी, मैं फिर भी उसी पार्टी के साथ रहूँगा। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने किया, जो चीज़ कार्य उन लोगों ने किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी से नफ़रत है वो आतंकवाद से। उन लोगों ने आतंकवाद पे कमर कसा, उन लोगों ने आतंकवाद पे जो है अपना, मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ है, उन लोगों को जेल भर दिया, कुछ लोगों को तो कब्रों में भर दिया। तो मुझे लगा एक टर्निंग पॉइंट था, एक चीज़ मेरे को ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मैं इसका हाथ पकड़ूँगा। मैं आपको साथ में ये भी बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस अगर कश्मीर में नहीं है, लेकिन जम्मू में ज़रूर है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन कोशिश कर रही है कि नए फेसेस जो है कश्मीर में सामने आए, क्योंकि मुझे भी जब भारतीय जनता पार्टी से न्योता आया था, तो यही बोल के आया था कि हम चाहते हैं पढ़े लिखे लोग जो है, जो नेशनलिस्ट लोग जो है कश्मीर में, हम चाहते हैं उनको पार्टी में आना ताकि हम उनको कोई रोल दे और पार्टी का काम करें। तो आई एम मस्ट के मे बी इट मे टेक टाइम, मे बी 10 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, डजेंट मैटर, लेकिन आने वाले वक्त में इतना कह सकता हूँ, कोई ना कोई वक्त होगा जब कश्मीर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया और हम इन्हीं को वोट दे देंगे। हाँ, ये तो है, आते आगे वाले टाइम में धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। सर, जैसे आपने अभी बीजेपी जॉइन किया, अभी आप ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में लंबे समय तक मान लीजिए फ्यूचर नहीं है। एक टाइम के बाद आता है, आप बीजेपी से सीएम पद के कैंडिडेट बनते हैं, मान लीजिए, और आप सीएम बन भी जाते हैं। तो उस केस में आपका क्या विज़न होगा? जो युवा रहेंगे, हमारे कश्मीर के भाई-बहन रहेंगे, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो परवरिश, मैं खुद बिज़नेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी जो फैमिली है। लेकिन मैंने, अगर आपने शायद मेरी बात बात करने से पहले आपने अगर सुना होगा, तो आपने बीच में ही ये सुना होगा, मैंने ये आपको बता दिया कि मैंने बचपन से ही घर छोड़ा हुआ है। शायद आपने इस चीज़ सुना होगा, बातों-बातों में ये हाँ, बात। ये आपने जी। तो मैंने साथ में एक चीज़ किया, क्योंकि मैंने एक ऐसी लाइफ़ गुज़ारी है, मैंने ये चीज़ कहा कि जो भी मेरे को लाइफ़ में करना, मैं कभी अपने माँ-बाप का सहारा नहीं पकड़ूँगा। ठीक है, उन लोगों ने जितना कमाना था, करना था, वो उन लोगों ने कर लिया। लेकिन एक चीज़, उनका काम था मेरे को 12वीं तक पढ़ाना, अब इसके आगे जो करना है मुझे खुद करना है, चाहे कमाना है, पढ़ना है, लिखना है, मेरे को खुद करना है। तो 2006 में मैंने अपना घर छोड़ चुका हूँ, 2006 में मैं अपना घर छोड़ गया हूँ और आज तक मैं अभी अपनी फैमिली से अलग हूँ। मिलता हूँ बाकी चीज़, लेकिन जो भी चीज़ की है अपनी मेहनत से की है। ऐसे भी दिन है कि जब मैं पढ़ाई करता था, मैं आपको इसलिए एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, इट्स कोरिलेटेड विद दैट ओनली। जब मैं पढ़ता था, जब मेरी एलएलबी हो रही थी, तो एक साइड से क्या है, एक चीज़, मैं दिन को कॉलेज जाता था और रात को मैं काम करता। आई यूज्ड टू स्लीप हार्डली 1 या 2 घंटे मेरी नींद होती थी। बिकॉज़ मैं कहीं काम करता था, जो वहाँ से मैं अर्निंग करता था पैसे, वही मैं ट्यूशन फीस लगाता था और मेरा यही रहता था। मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगता है, हाफ ऑफ द अपनी जितनी एज है, मैंने शायद, मुझे लगता है, बहुत कम सोया होगा। 2 घंटे, 3 घंटे मेरी नींद हुई। मैंने अपनी नींद काटी हुई है। दूसरा चीज़ है कि मैंने आज तक, जब मेरी स्कूलिंग होती थी या कॉलेज लाइफ में होता, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जब गाड़ी होती थी या बस में होता था, मैं आई यूज्ड टू थिंक कि आई विल नॉट स्पेंड मनी ऑन द बस, बिकॉज़ ₹5 ₹10 अगर किराया मैं दे दूँ, इससे अच्छा है मैं पैदल ही चलूँ, एट लीस्ट ये ₹10 मेरे कहीं न कहीं काम आ जाए। मैंने वो स्ट्रगल देखी है लाइफ में। मैं एक चीज़ लाइफ में, एक चीज़ क्या है, मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ। ऐसे भी दिन देखे मैंने, फुटपाथ पे भी अपनी लाइफ, जो जब जगह नहीं मिलती थी सोने के लिए। जब 2000, मैं आपको नया बताता हूँ, 2019 में जब एब्रोगेशन हुआ, 11 दिन तक मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था खाने के लिए, सिर्फ पानी, मैंने पानी पे मैं रहा हूँ उस टाइम, और मेरे पास कुछ खाने के लिए था नहीं, 11 दिन मैं रहा हूँ। तो मैंने लाइफ में एक स्ट्रगल देखी है, मुझे पता है कि एक युवा पीढ़ी जो है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या आम ज़िंदगी में, उसकी स्ट्रगल लाइफ कैसी होती है। मैं कहीं नामचीन बाप का बेटा नहीं हूँ, फारूक अब्दुल्ला इनकी तरह कोई मंत्री महोदय मेरे ये परदादा नहीं रह चुके हैं।
एक लोअर क्लास फैमिली से हूँ और मैं स्ट्रगल जानता हूँ लोगों की। मेरा यही चीज़ मानना है कि हमारी जो बच्चे जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है रोज़गार। अगर आज का युवा पीढ़ी जो है उसके पास रोज़गार होगा, वो दूसरी चीज़ें पे जाने के लिए राज़ी क्यों होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गिव एन एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा युवा पीढ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, व्हाई शुड ही थिंक अबाउट द स्टोन पेल्टिंग? व्हाई शुड ही थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स? उसके पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए सोचने के लिए, बिकॉज़ द थिंग इज़ आई एम बिज़ी विद माय वर्क। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, फोकस का टाइम ही नहीं है, मैं सोचूँ कि मैं गलत काम करूँ। When you keep somebody busy with the other things, positive things, he will not get a time to think about the bad things. It's as simple as that. तो माई वर्क इस एक चीज़ है कि आई नीड टू फोकस ऑन द यूथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कश्मीर में किसी चीज़ की कमी है वो रोज़गार की। क्योंकि आपके यहाँ आई डोंट नो आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, लेकिन इतना मेरे को पता है फॉर एग्जाम्पल जहाँ भी आप रहते होंगे, आपके पास मल्टीनेशनल कंपनीज तो होंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो होंगी, हमारे पास तो नहीं है। तो सबसे मुझे लगता है कि पिछले 30 साल से अगर हमारी युवा पीढ़ी को किसी ने दिमाग में डाल दिया, वो हो गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे लोग क्या है, सब सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन किसी ने किसी को नहीं बताया कि प्राइवेट भी सेक्टर है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर आए, हमारी युवा पीढ़ी जो है ना कि गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स की तरह भी वो ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनका एंटरप्रेन्योर खुद बने, वो अपने होटल्स खोले, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खोले, वो खुद खुद का रोजगार खुद बोले। एक तो साथ साथ में अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपना होटल बना दिया, एक तो खुद का रोज़गार तो दे रहा है, साथ-साथ में 20-30 लोगों का तो रोज़गार देगा वो। तो मेरी वो चीज़ है कि आप खुद को उस काबिल बनाइए, खुद का तो रोज़गार आप करें, साथ में एट लीस्ट यू कैन अकोमोडेट 10 टू 20% विद योरसेल्फ। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़, वो मेरा है कि यू मीन टू फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, आपने एब्रोगेशन हटा लिया या ये 370 आपने हटा लिया या आपने पाकिस्तान समर्थन उन लोगों को बंद कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो कनेक्शन है, अगर किसी को हिंदुस्तानी बने, ज़बान से नहीं, दिल से हिंदुस्तानी बनाने का काम, मैं ये सोचता हूँ ये काम कार्य होना चाहिए। ज़बान से तो हर कोई बता देगा मेरा हिंदुस्तान, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसके दिल में क्या है। लेकिन जिस दिन मैं कश्मीरी युवा के मन में, तन में ये चीज़ देखूँ कि हाँ, सच में इसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, तब मैं सोचता हूँ कि मैं उस टाइम सक्सेसफुल हो गया है। मेरा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वही, उसी चीज़ पे काम करने का मेरा रोल है। हाँ, और एक बात और है सर, जैसे अभी करंट सिचुएशन कैसी है कि अगर किसी, मान लीजिए मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि चल भाई कश्मीर चलते हैं घूमने, तो उसके मन में एक ये डर आता है कि भाई वहाँ पे तो बॉम्ब सेलिंग होती है, वहाँ पे तो फायरिंग होती है, वहाँ कैसे जाएंगे। मतलब टूरिज्म भी इस वजह से नहीं डेवलप हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे अभी एक डर बना हुआ है। तो क्या लगता है ये डर कब तक खत्म हो जाएगा लोगों के जहन से कि वो कश्मीर जा सके, घूम सके। जैसे हिमाचल शिमला वगैरह में जाते हैं सर, इस तरह से। मैं आपको आकाश जी, मैं आपको बता दूं, अगर कल के बारे में बता दूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का आंकड़ा है। उनका आंकड़ा ये चीज़ है कि एक महीने में कश्मीर में 1,80,000 टूरिस्ट ने ऑलरेडी विजिट किए हुए हैं एक महीने में। तो अगर आपने पिछले साल का आंकड़ा देखा हो कि एक साल का 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर आ चुके हैं पिछले साल, इंक्लूडिंग 18,875 जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उसमें। अगर इस बार के बारे में आपको बता दूं कि अगर आज आप कश्मीर आएंगे कि आपका मन करेगा कश्मीर आने का, देन यू विल थिंक दैट यू विल बुक ए होटल। मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं, आपको सिटी में कहीं होटल नहीं मिलेगा। एंड जो होटल आज से पहले 2 साल 4 साल आपको 500 रुपये मिलता है, वही होटल आज आपको 5,000 चार्ज कर लेगा। इवन आज की डेट में आपको बता दूं कि मुझे याद है मैंने जब पिछली बार एक होटल मेरे को बुकिंग करनी, 1,75,000 उसकी चार्ज थे 1 नाइट की स्टे के लिए, एक होटल की। सो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है जो आप टीवी पे देखते हैं, जो आपको बोला जाता है, दैट्स टोटली डिफरेंट। इवन आज आई वाज आउट, मैं भी जस्ट मैं आपको जब कह रहा था मैं ट्रैवल करके आया था, मैं अभी फ्रेंड्स के साथ यही डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज़ आई वाज गोइंग टुवर्ड्स द डल। तो मैं देखा था टूरिस्ट वहाँ पे है, पश्मीना शॉल ले रहे हैं, बाकी वो नाइट लाइफ टाइप की है। कल की डेट में क्या है, आइनॉक्स हमारे यहाँ जिसमें जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के पास में ही एक चीज़ क्या है, सिनेमा हॉल है। कल मैं जब आ रहा था, शायद मुझे लगता है मूवी खत्म हो रही तो बहुत सारा एक झुंड बाहर निकल रहा था। तो आई वाज हैप्पी, मैं अपने ड्राइवर को बता रहा था कि बहुत सारे लोग जो है, खासकर ये युवा पीढ़ी जो है, शायद लगता है मूवी देखने के लिए गई है। तो जो चीज़ आपको दिखाई जाती है, जो चीज़ मीडिया पे बोली, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ, बिहार का आपको शायद इंसिडेंट आज पता होगा, बिहार में क्या चल रहा है या वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, इस चीज़ का तो आपको पता होगा। यस, अब एक यस चीज़ है, सर। उसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि पूरे बिहार में आग लगी है, उसका ये मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में एक पर्टिकुलर जगह आग लगी हुई है। अब सेम इज़ द केस हियर, अगर कहीं ना उक्का-दुक्का कहीं वाक़ा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ कश्मीर में, पुलवामा में कहीं होता है। पुलवामा और श्रीनगर का डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का है।
तो देयर इज अ हेल डिफरेंस। बट द थिंग, मीडिया जो प्रोजेक्ट करती है कि पूरे कश्मीर में आग लगी हुई है, क्योंकि वो टीआरपी के लिए है, उनका उसके पे रोजगार है, तो they will project a Kashmiri like that कि every Kashmiri is a stone pelter, every Kashmiri is a terrorist. But the fact is something else. I am also a Kashmiri. I don't hold any the stone. I don't hold any gun. So ये सब चीज़ें जो रियलिटी हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि कश्मीर इज चेंजिंग। हाँ, मैं आपको मानता हूँ कि हाँ, ये एक नज़रिया था कश्मीर को लेके कि कश्मीर में जी हालात ख़राब है, पता नहीं कब आतंकवादी आए। बट मैं आपको बता दूं कि मैं भी तो यहीं रहा हूँ। आप तो चले ठीक है, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी रह के एटलीस्ट आप पाकिस्तान के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ आप दिल्ली से, मैं तो कश्मीर में रह के आज तो मैंने कभी कश्मीर छोड़ा नहीं। कश्मीर की हालात जब इतनी खराब थी, जब पूरा कश्मीर जल रहा था 2019 में, जब 8-9 महीने कर्फ्यू लगा था, मैं तो तब भी कश्मीर नहीं छोड़ा। अब मैं जीवित हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो आपके साथ कैसे हो सकता है? तो हमें इस चीज़ नज़रिए की बोलने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि आज के टाइम में दावा कह सकता हूँ आपको, मुझे लगता है कि इफ वी विल गिव कश्मीर 2 साल के बाद, आप देखना कश्मीर विल बी एट द नेक्स्ट लेवल। एंड आई एम 100% श्योर कि एक टाइम ऐसा आएगा कश्मीर विल बी ऑन द वन ऑफ द टॉप। जैसे कहते हैं भारत का ताज, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वाकई में भारत का ताज कश्मीर बनेगा जस्ट 2 years। बिकॉज जो अभी काम चल रहा है यहाँ पे, लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग। इवन मैं आपको बता दूँ, इमार ग्रुप का यहाँ पे एक सिटी बनने वाला है, उनके यहाँ पे मॉल्स बनने वाले हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग। वो तो कम से कम यूएई से, दुबई से तो वहां से लोगों को नहीं लाएंगे। दे विल बी द मेन कश्मीरीज जो वहां पे काम करें। मे बी स्वीपर का काम, मे बी सिक्योरिटी गार्ड का काम, ये कश्मीरी तो लगेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग। सो आई एम होप फॉर द बेस्ट कि थिंग्स विल चेंज द कश्मीर वैली। मे बी इट मे टेक टाइम, क्योंकि ये जो 30 साल का गैप है, या 30 साल का हेट है, 30 साल की नफरत है, 30 साल का वायलेंस है, ये रातों रात खत्म नहीं होगा। इस चीज को काउंटर करने के लिए यू नीड अ पैरेलल टाइम। आई विल नॉट से यू नीड मोर 30 years, नो, बट मे बी यू नीड 5 years, मे बी यू नीड 10 years। So, but things will change on the ground. So I hope for the best। and बाकी जितने भी हमारे मीडिया वाले भाई हैं, तो लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स आर कश्मीर। आज वो भी पॉजिटिव चीज़ें कश्मीर में दिखाते हैं, क्योंकि कश्मीर में आपको नेगेटिव दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। देयर इज नो टेररिस्ट इन द कश्मीर वैली, देयर इज नो स्टोन कट इन द कश्मीर, देयर इज नो हड़ताल इन द कश्मीर। आज क्या टूरिस्ट है, तो वो आपको मीडिया वाला भी आज टूरिस्ट ही दिखाता है। सो ये सब चीज़ें हैं, कश्मीर की रियलिटी है। सर, जैसे अभी आपने कही कि इमार ग्रुप सर कश्मीर में 500 करोड़ की लगभग जी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ओके। so, तो अभी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मॉल्स बना रहा है, तो क्या लगता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री का कोई कंपनी यहाँ कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जैसे पाकिस्तान बार बार ओआईसी में जाता रहता है, बोलता रहता है, तो वो बोलना बंद करेगा? मुझे एक चीज़ बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कि वी डोंट नीड टू, ये कह सकते हैं, टू टेक द सीरियस पाकिस्तान सीरियस, बिकॉज आज की डेट में क्या है, उनके पास खुद खाने के लिए कुछ है नहीं। हाउ डज मैटर वो दुनिया के सामने क्या बोले। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनकी भी ये सोच है, क्योंकि मैंने उनकी किताबें पढ़ी है। उनकी सोच है कि वी डोंट नीड डिक्टेशन फ्रॉम वेस्ट। हमारे पास जो है भारत की अपनी छवि है, वी नो हाउ टू डिक्टेट दैट टर्म्स। वो जमाना गया जब हमारे पास अमेरिका, जो वेस्ट के लोग जो थे, वो डिक्टेट करते थे हिंदुस्तान को। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। नाउ द थिंग इज, वी नो हाउ टू डिक्टेट द टर्म्स। हमारे अपनी फॉरेन पॉलिसीज है, हमारे अपना मुल्क है, हमारी मर्जी, हम क्या करें। हाउ डज मैटर कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है, अमेरिका क्या बोल रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। तो पाकिस्तान को चलाना है, चलाने दो, हाउ डज मैटर। सर G20 के कुछ इवेंट्स श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किए जाने हैं, तो सर इसका जियो पॉलिटिकल इफेक्ट होगा सर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मुझे लगता है जो आपने अभी सवाल पूछा, इट्स कोरिलेटेड विद दैट ओनली, बिकॉज पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, अभी ये 3 कंट्री है जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि कश्मीर में नहीं होना चाहिए। बिकॉज एंड टर्की इज इन दे आर सेइंग कि अगर आपने कश्मीर में किया, तो कश्मीर को, जिसको हम डिस्प्यूटेड बोलते हैं, वो तो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। बिकॉज डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आप G20 कर ही नहीं सकते। आप इंडिया भी देखिए एक चीज़ है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके पास भी दिमाग है, ब्रेन है, तो उन लोगों ने जानबूझ के श्रीनगर इसलिए चुना, वरना वो जम्मू भी चूज कर सकते। उन्होंने श्रीनगर क्यों चुना? उनको पता था अगर वंस ऑफ ऑल अगर ये मैस खत्म करना है, तो G20 श्रीनगर में करना। सो दिस इज अ हार्ड हिटिंग फॉर द जो लोग अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को। ये मुझे लगता है उनके लिए करारा तमाचा रहेगा। दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन द श्रीनगर। एंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के लोग ओपनली इस चीज़ को वेलकम करते हैं। दे आर हैप्पी, बिकॉज दे नो इट्स नॉट ओनली द पीपल आर कमिंग फ्रॉम द G19 countries, but बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, they will spend the money if we are spending some time in the Kashmir, that means they will spend the money।
So obviously it's the local Kashmiris who will get the benefit indirectly or directly from the G20. So they are happy, they are appreciating these things are happening in the Kashmir Valley. So as a Kashmiri, I'm also happy that these things are taking place in the Kashmir Valley. यस सर। और सर जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी, हम लोगों को ज़्यादा जानकारी तो वहीं से मिली, तो क्या लगता है कितना परसेंट सही था उसमें और कितना परसेंट कुछ हाइप करके दिखाया गया है, कितना परसेंट आपको लगता है कि सही रहा है उसमें? देखो मैं आपको बता दूं, आपने कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर लिया, क्या आपने सुना है हैदर मूवी भी आई थी इससे पहले? यस सर, हैदर आई थी। लेकिन एक चीज़ है, हैदर मूवी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं। हैदर मूवी के बारे में किसी ये नहीं बताया कि ये कितना परसेंट सही था, कितना परसेंट गलत था, क्योंकि उस हैदर मूवी में क्या है, उसमें मुस्लिम्स के बारे में वहाँ पे बताया गया था, उसको मुस्लिम्स के बारे में दिखाया गया था। अब कोई डायरेक्टर आज की डेट में क्या है, कश्मीरी पंडित्स का पेन दिखा रहा है, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता इसमें हम क्या किसी को पेन को हम मेजर कर सकते हैं परसेंटेज में। पेन इज अ पेन, वेदर इज 1% 100%। You can't measure someone's pain into in the percentage. अब डायरेक्टर साहब ने अगर कश्मीरी पंडित्स का पेन दिखाया, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ठीक है, कश्मीरी मुस्लिम्स का किसी को दर्द दिखाना था, वो हैदर में दिखा दिया। अब कोई कश्मीरी पंडित्स का दर्द दिखा रहा है तो कोई इसमें उंगलियां उठा रहा है कि नहीं कश्मीरी मुस्लिम्स का नहीं दिखा। आपका दिखाना था हैदर मूवी में, दिखा लिया। अब कश्मीरी पंडित्स की बारी है, कश्मीरी पंडित्स का पेन दिखा रहे हैं, इसमें क्यों है? और जो बात सच है उसमें कोई, मुझे लगता है किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। एक होता है कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, क्राइम करने के बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो किया ही नहीं। अरे भाई किया है, एक्सेप्ट कर लो, कन्फेस कर लो, ठीक है, जो चीज़ हुआ था 30 साल पहले हुई थी, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, मूव ऑन, खत्म बात। इसमें क्या है, एक तो हुआ बेचारे कश्मीर पंडित थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आपने हमें मार लिया हम भी मार देंगे। अरे वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने गलत किया, इसको तो एक्सेप्ट कर लो। आप तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अब कोई कल तक मुझे लगता है शायद आपको भी, मेरे बहुत सारे वैसे दोस्त लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता था कश्मीर पंडित्स होते क्या हैं। जब कश्मीरी फाइल्स मूवी है तब उनको पता चला पेन क्या होता है, कश्मीर पंडित्स कम्युनिटी के साथ हुआ क्या था, दुनिया को पता लगी। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट द डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, दो ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम कि एटलीस्ट क्या है, किसी ना किसी के पास इतना था, चाहे ठीक है बहुत सारे लोग कहते हैं उसने 1000 करोड़ कमा दिया, हाउ डज मैटर? एटलीस्ट अगर आपको कमाना, आप भी कमा लेते, आप भी मना लेते, लेकिन एक चीज़ एटलीस्ट उसके पास इतना जिगरा था, उसने मना लिया। तो आई मस्ट अप्रिशिएट द विवेक अग्निहोत्री एंड हिज टीम कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। एटलीस्ट क्या है, पूरी है न कि सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरी दुनिया को पता चला कश्मीरी पंडित्स के साथ कौन सा जुर्म हुआ। मैंने स्टार्ट में जिक्र किया JKLF का, बिकॉज आई डोंट कंसिडर देम एज अ मुस्लिम, आई डोंट कंसिडर देम एज अ कश्मीरी, बिकॉज मैं भी कश्मीरी, मैं भी मुस्लिम, मैं ये सब चीज़ें नहीं सुन, मेरे में ये चीज़ कंसेप्ट है ही नहीं। मेरे में टोटली इस चीज़ में कंसेप्ट नहीं है। आई ऑलवेज थिंक कश्मीरी पंडित्स बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग्स टू देम, इट्स एज सिंपल एज दैट। Okay, sir. It was very nice speaking to you, and thank you for your precious time. Let's wind up. Thank you so much, sir. Thank you, Akash. We have just started our YouTube, and we got your time. It's really matters for us. Thank you so much. We are in final year at NIT Patna, sir. So we are basically from Patna. Okay, perfect. So I hope it will not be a last. We'll keep coming on your show. Yes, sir. जब आप बुलाएंगे तो definitely I will come. Perfect. My best wishes are always with you. Thank you, sir. Thank you so much. Means a lot.